हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल सीटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का एक बार फिर से सीटेट एक्सप्रेस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट घोषित किया जा चुका है, 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होना है। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने सीटेट एक्सप्रेस सीरीज शुरू की है और इसका मूल उद्देश्य है कि आप लोगों को सटीक और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए, आज हम लोग दूसरे एपिसोड में या कहें तो दूसरे सीरीज में हैं और इस सीरीज में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को समझेंगे। एकदम छोटे छोटे नोट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। यदि आप इस क्लास के पीडीएफ नोट्स एवं अन्य पीडीएफ नोट्स भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। और क्लास की ओर बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा क्लास को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमारा सारा क्लास इसी तरह से टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, आप लोग सीटेट में सक्सेस प्राप्त करें। हमारी मनोकामना, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो देखेंगे आज के क्लास में हम लोग पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला बिंदु है कि इन मनोवैज्ञानिकों के दिए गए सिद्धांतों को याद रखने के लिए एक सूत्र मैंने तैयार किया है। इस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखेंगे और यह सूत्र है पिकोबा बटे शनेशा हिंदी में, और इंग्लिश में पी के भी बाई कोमोसो। ये किस प्रकार से ये टैली करना है आपको ये मैं बता दूं। देखिए, पी से हो गया पियाजे और को से कोहलबर्ग और वा से वाइगोत्स्की। पियाजे का संज्ञानात्मक है तो संज्ञानात्मक का सन, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है तो नए, और वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है तो इसका पहला अक्षर सा। इस प्रकार से मैंने यह फॉर्मूला बनाया पिकोबा बटे शनेशा। आप लोग क्या करोगे कि जैसे ही आप सीटेट के एग्जामिनेशन में जाते हो, आपको प्रश्न पत्र मिलता है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद आप जब शुरुआत करोगे बनाने के लिए तो सीडीपी के रफ पेज पर जो नीचे की ओर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ रहता है वहां पर आप इस सूत्र को लिख लेना, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना करो। इंग्लिश का फॉर्मूला और भी इजी है, पी के भी बाई कोमोसो। पी से पियाजे, के से कोहलबर्ग और वी से वाइगोत्स्की, को से कॉग्निटिव, मो से मोरल और सो से सोशल। तो इस प्रकार से आपके ये फॉर्मूले बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एग्जाम के दौरान। बढ़ते हैं आगे की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रमुख जो बिंदुएं हैं उसे समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि संज्ञान क्या है। तो संज्ञान का तात्पर्य उन सारी मानसिक क्रियाओं से है जिसका संबंध चिंतन, समस्या समाधान, भाषा संप्रेषण तथा और भी बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाओं से है। ठीक है। अगला बिंदु है, पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता यह है कि बालक के ज्ञान के विकास में वह खुद अर्थात बालक खुद एक सक्रिय साझेदार की भूमिका अदा करता है और वह धीरे धीरे वास्तविकता के स्वरूप को भी समझने लगता है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पियाजे ने बालक को किस रूप में देखा है। तो बालक को एक सक्रिय ज्ञान के अन्वेषक के रूप में देखा है। अगले बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, दिखाई स्पष्ट पड़े। तो सबसे पहला, उसके बाद अगला जो बिंदु है एस्कीमाटा। एस्कीमाटा एस्कीमा से अलग है। एस्कीमा इसे आप ना समझें, एस्कीमा अलग है। एस्कीमाटा क्या है? तो एस्कीमाटा जस्ट शैशवावस्था के दौरान की एक अवस्था है। कहते हैं कि अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को एस्कीमाटा कहते हैं। ठीक है। बच्चे एस्कीमाटा के सहारे समस्या समाधान के नियम तथा वर्गीकरण जान लेते हैं। जब ये शैशवावस्था में होते हैं तब उनके अंदर यह भाव उत्पन्न होता है, और यदि उन्हें भूख लगती है तो वे रोना शुरू कर देते हैं, कुछ चाहिए होता है तो वे रोना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वे रो करके अपनी ओर
बड़ों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। अगला पॉइंट है संगठन। संगठन क्या है? तो संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है, जो इसे बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके कार्यों को संगठित करता है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविष्टीकरण। अब देखेंगे आत्मसातीकरण क्या है। तो आत्मसातीकरण का तात्पर्य होता है कि एक नई वस्तु या घटना को या नई जानकारी को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब है समाविष्टीकरण। तो समाविष्टीकरण का तात्पर्य क्या है? बालक नए अनुभवों के दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचना में सुधार लाने या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ठीक है। जैसे जैसे उन्हें नए अनुभव प्राप्त होते हैं और उनके जो पूर्व के अनुभव हैं अगर वे गलत हैं, वह देखता है कि मैंने पहले जो ये सोचा था वो गलत है, तो जो सुधार लाने या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है जिससे वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके, तो इसी प्रक्रिया को समाविष्टीकरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि समाविष्टीकरण और आत्मसातीकरण तभी संभव है जब वातावरण के उद्दीपक बालक के बौद्धिक स्तर के अनुरूप होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो बालक का बौद्धिक स्तर है, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसके अनुरूप उसी के लेवल का उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस वातावरण का होना चाहिए, तभी वो समाविष्टीकरण या आत्मसातीकरण कर पाता है। अगला पॉइंट है साम्य धारण। साम्य धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है। बैलेंस दोनों के बीच करता है, इसे ही साम्य धारण कहते हैं। अगला बिंदु संरक्षण। संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक और वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी ओर वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता से है। ठीक है। संरक्षण एक आप कह सकते हो कि बालकों में विकसित होने वाली वह क्षमता है जब वह वस्तुओं के या वातावरण के बीच अंतर करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता से है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि एक गिलास है और एक बड़ा सा जार है। दोनों में समान पानी लिया जाता है। मान लीजिए 100 मिलीलीटर पानी लिया जाता है। गिलास में यहाँ तक आता है और जार में यहीं तक आता है, क्योंकि जार का क्षेत्रफल बड़ा है, आयतन बड़ा है इसका। अब देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि किसमें, इन दोनों बर्तनों में से किसमें ज़्यादा पानी है। यदि उसके अंदर संरक्षण का गुण विकसित हो गया है तो वो कहेगा कि दोनों में बराबर है, क्योंकि दोनों में 1 लीटर पानी ही डाला गया है। लेकिन यदि संरक्षण का गुण नहीं हुआ है विकसित, तो वह कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है। उम्मीद है कि आप लोगों को संरक्षण समझ में आ गया। अगला पॉइंट एस्कीमा। एस्कीमा क्या है? तो पियाजे के अनुसार एस्कीमा ऐसी मानसिक संरचना से है, एस्कीमा का अर्थ ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण संभव हो सके। अब जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चे जब शुरुआती दौर में किसी जंतु को देखते हैं, मान लीजिए कि उसने गाय को देखा और अपने माता पिता या बड़ों से पूछा कि वो क्या है, उन्होंने बता दिया कि वह एक गाय है। अब कुछ देर के बाद या अगले दिन वह किसी बैल को देखता है तो उसे वह गाय ही पुकारेगा। उसे नहीं पता कि वो बैल है ना, क्योंकि उसके मस्तिष्क में एस्कीमा बन गई है। छवि, एस्कीमा को छवि भी कहते हैं।
आसमान में बादलों को कई बार हम लोग देखते हैं तो वह किसी जंतु के आकार में दिखाई पड़ता है, तो वह भी स्कीमा है, छवि है। तो पियाजे ने कहा कि स्कीमा का अर्थ ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण संभव हो सके। सामान्यीकरण का मतलब हुआ जिससे वह किसी वस्तु के अनुरूप मान सके। चलिए अगले बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को देखते हैं। पियाजे ने मुख्य रूप से 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताया। सबसे पहला है संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बीच यह अवस्था रहती है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की इसकी अवधि है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से आगे मुख्य रूप से 15 वर्ष तक की अवस्था इसकी होती है। अब देखिए कई बार होता है कि कैंडिडेट्स कंफ्यूज कर जाते हैं चारों अवस्थाओं को क्रम से याद रखने में, और कभी कभी पूछा जाता है कि तीसरी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी है। तो तीसरी अवस्था वहाँ पे कंफ्यूज अगर कर गए तो गलत हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक लाइन तैयार किया है, आप इसे देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग लाइन है। एक बच्चे का जन्म हुआ, 2 वर्ष में इंद्रिय हुए सक्रिय, 2 वर्ष में इंद्रिय हुए सक्रिय, 7 वर्ष तक पूर्व बोलना सीख लिया, 11 की आयु में मूर्त रहे विचार, और बड़ा होने पर अमूर्त चिंतन के लिए भी हो गया तैयार। एक इंटरेस्टिंग लाइन है, आपको 1-2 बार इसको बोलोगे या लिखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस पंक्ति में ये चारों अवस्थाएं छुपी हुई हैं। सबसे पहले 2 वर्ष, अर्थात जन्म से 2 वर्ष की अवस्था इंद्रिय से इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। इंद्रिय शब्द अगर आपके दिमाग में आ गया तो ऑटोमेटिक पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था आ जाएगी। ये पहली अवस्था है और इसका काल क्या है, 2 वर्ष तक का है। ठीक है। अगला है 7 वर्ष तक, अर्थात अब अगला जो स्टेप होगा 2 से 7 का होगा। तो 2 से 7 वर्ष तक पूर्व बोलना सीख लिया। पूर्व मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगला स्टेज जो हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरा स्टेज है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और बोलना सीख लिया का मतलब हुआ कि इसमें भाषा का विकास सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है 11 की आयु में, अर्थात अब देखिए 7 वर्ष तक यहाँ कंप्लीट हो गया, अब 11 आ गया, अर्थात 7 से 11 तीसरी अवस्था होगी। मूर्त रहे विचार, तो मूर्त रहे विचार अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंप्लीट, समझ में आ रहा। और बड़ा होने पर अर्थात 11 से आगे जाने पर अमूर्त चिंतन के लिए भी, तो अमूर्त शब्द से हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह पंक्ति काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखेंगे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली अवस्था में, इस अवस्था में बालक कुछ संवेदी पेशी क्रियाएं जैसे पकड़ना, चूसना, चीज़ों को इधर उधर करना आदि करते हैं। अगला है बच्चा समस्या का हल प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया द्वारा ढूंढ लेता है। प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया का मतलब मैंने भी कुछ देर पहले आप लोगों को कहा कि बच्चे रो करके अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं यदि उन्हें भूख लग जाए तो, किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो। दूसरी अवस्था की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता भाषा का विकास होता है। दूसरा वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। बड़ों के अनुकरण करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में होती है, बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। अगला है जीववाद की भावना। जीववाद की भावना का मतलब होता है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझना। ठीक है, बच्चे निर्जीव वस्तुओं से अत्यंत लगाव कर लेते हैं, अपने खिलौनों को भी वे सजीव समझते हैं, है ना, उनके साथ खेलते हैं, और अगर उनके खिलौने टूट जाए तो बहुत रोते भी हैं। तो इसको कहते हैं जीववाद की भावना।
अगला पॉइंट है आत्म केंद्रिता की भावना। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप से मतलब बहुत ज़्यादा रखते हैं। अगला है बालकों के विचार अनुत्कर्मणीय अपरिवर्त्य होते हैं, अर्थात इसमें चेंज नहीं होता है ना। इसको हम लोग कर सकते हैं इरिवर्सिबल या अनुत्कर्मणीय का मतलब जिसका परिवर्तन ना हो, ठीक है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी विशेषताओं को देखेंगे। विभेदीकरण, संरक्षण एवं वर्गीकरण के गुणों का विकास। विभेदीकरण, संरक्षण एवं वर्गीकरण के गुणों का विकास किस अवस्था में होता है? इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इस तरह के गुण विकसित होते हैं। बालकों के विचार परिवर्त्य होने लगते हैं। परिवर्त्य का मतलब अब इसमें चेंज आने शुरू होते हैं। इसके पहली अवस्था जो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें परिवर्तन नहीं होता था, इसमें परिवर्तन होता है। बालक मूर्त चिंतन करने के योग हो जाते हैं। मूर्त चिंतन का मतलब जो वस्तुओं को वो सामने देखते हैं उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, अर्थात उन वस्तुओं को जो मोटे तौर पर वे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके बारे में चिंतन करने योग्य हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। चौथी अवस्था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालकों में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट उनके मन में आने शुरू हो जाते हैं। अच्छी तरह सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। नैतिक तथा अनैतिकता में अंतर करने का भी गुण विकसित हो जाता है बच्चों में। अब ये थे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो इनके अन्य सिद्धांत निर्माण और खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया का अर्जन, ये सभी अन्य सिद्धांत हैं। यदि आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के पिछले पियाजे के ऊपर हमारा जो वीडियो आया हुआ है आप उसमें देख सकते हो। फिलहाल इन सब से ज़्यादा प्रश्न सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया है। उसके बाद है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया और पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में दो अवस्थाओं को इन्होंने माना। पहली अवस्था प्रायत्त नैतिकता की अवस्था कहलाती है, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। 2 से 8 वर्ष की आयु होती है। इस अवस्था में बच्चे जो हैं वे दूसरों का अनुकरण करके नैतिकता को सीखते हैं। नैतिक नियम निरपेक्ष होते हैं, वे किसी के पक्ष में नहीं होते हैं बल्कि वे निरपेक्ष होते हैं, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी अवस्था स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कहलाती है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने मित्र मंडली से प्रभावित होते हैं। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है कि नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो ये पियाजे के सिद्धांत से संबंधित थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और हमारा जो अगला मुख्य बिंदु है कोहलबर्ग देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, कोहलबर्ग से प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब इसमें देखेंगे सबसे पहला जो स्तर इन्होंने दिया पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, 4 से 10 वर्ष इसकी आयु रही। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। इस स्तर के 2 चरण हैं। सबसे पहला चरण है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है, ठीक है। कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। सपोज दैट कुछ लड़के एक साथ खेलने के लिए बगीचे में गए। उनमें से एक बच्चे ने बगीचे के पेड़ से फल तोड़ना शुरू कर दिया और बगीचे के माली ने देख लिया और बच्चे को पकड़ लिया, उसे डांटा पीटा। तो अब जो उसके दोस्त लोग होंगे उनके मन में एक भय हो गया दंड का। अब वे नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फल को नहीं तोड़ेंगे, है ना।
तो आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। दूसरा जो चरण है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। बालक अपनी अभिरुचि को इसमें प्राथमिकता देता है। आत्म अभिरुचि का मतलब हुआ अपनी अभिरुचि को प्राथमिकता देना और पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। अगला पॉइंट है परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष, कन्वेंशनल स्टेज इसको कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत, कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। 10 से 13 वर्ष की अवस्था को इस स्तर के अंतर्गत माना गया है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखता है। इस स्तर के दो भाग हैं, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कोहलबर्ग के किस नैतिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत आते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अगला है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद का, यानी कि परंपरागत नैतिक स्तर के बाद की अवस्था है ये, और ये अवस्था जो है 13 वर्ष से आगे की है। और इसमें जो है बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। जो व्यवस्था हमारे समाज में स्वीकृत है उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। इस स्तर के भी दो चरण हैं। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा भी जा चुका है, इसमें देखेंगे मैंने इसे मेंशन भी किया है। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यह देखा जाएगा कि जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए चोरी करना जुर्म नहीं है। वहाँ पे उस कंडीशन में बच्चे को क्या लगेगा कि चोरी करना यहाँ पे जुर्म नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने दवा की चोरी इसलिए की क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और बच्चे का जीवन बचाना वहाँ पे महत्वपूर्ण था। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता का यह तात्पर्य है कि इस अवस्था में बच्चे का आचरण उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। उसके आंतरिक आदर्श जो हैं, जो उसके संस्कार हैं, वह अपने अंतःकरण की बात सुनता है, अपनी अंतरात्मा की बात सुनता है और उसी के ऊपर वो फैसले करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं भी हैं। स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। फिर है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। इससे भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो किशोरावस्था वहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसके बाद है आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। ये किशोरावस्था के बाद की अवस्था है। अब बढ़ते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत की ओर। वाइगोत्स्की का भी बहुत बड़ा योगदान रहा बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से। और हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। समझेंगे, सीखेंगे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज एवं संस्कृति का विशेष योगदान है। समाज एवं संस्कृति अर्थात सोशल एंड कल्चरल, और इसीलिए इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बालक में जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है उसमें कहीं ना कहीं उसके समाज का देन होता है। जिस प्रकार के समाज एवं संस्कृति में बच्चे पल कर के बढ़ते हैं, उनके गुण उसी प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि हम जल के अणु का अध्ययन उसके भागों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अध्ययन करके हम जल के बारे में नहीं जान सकते हैं। जल को जानने के लिए हमें H2O को जानना पड़ेगा, ना कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। चूँकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने, फिर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग जान करके, अलग अलग अध्ययन करके हम जल के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार व्यक्ति का अध्ययन भी उसके वातावरण से पृथक होकर नहीं किया जा सकता है। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हर बार एक प्रश्न तो रहता ही है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार, अपने साथियों की सहायता से, या यहाँ पे शिक्षक छोड़ दें, किसी अन्य वयस्क से या किसी अन्य हमउम्र साथी के द्वारा समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। वे करने में समर्थ नहीं है, लेकिन जब उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो वे समस्या के समाधान को करने के योग्य हो जाते हैं, और इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब कोई बालक किसी की सहायता से कोई समस्या का समाधान करना सीख लेता है तो उसके अधिगम स्तर में वृद्धि हो जाती है। किसी बालक का जो अपना अधिगम स्तर है वो मान लिया जाए इस परिधि के अंतर्गत है, लेकिन जब उसने अपने अन्य कलीग से या टीचर से या घर के बड़े सदस्यों से या अपने किसी हमउम्र दोस्त की मदद से किसी भी समस्या का समाधान करना सीख लिया, तो अब उसके अधिगम क्षेत्र में वृद्धि हुई है ना, उसका परिधि जो है वो बढ़ गया, और ये जो वृद्धि हुई यही समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है। अगला हमारा पॉइंट है एस्केप फोल्डिंग, और इससे भी बराबर सवाल पूछे जाते रहे हैं। एस्केप फोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, टू सपोर्ट, सहयोग देना। इसे पाड़ या ढांचा, हिंदी में कभी कभी पाड़ या ढांचा के नाम से भी ऑप्शन में दिया जाता है। तो एस्केप फोल्डिंग है कैसे समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। सपोज दैट कोई बच्चा है और उसे ड्राइंग बनाना नहीं आता है, और उसका एक दोस्त बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त मुझे भी कुछ बनाना सिखा दो। तो उसका दोस्त उसे एक ड्राइंग बनाने के लिए सिखाता है। अब लगातार दोनों बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और 1 महीने के बाद जिस बच्चे ने अपने दोस्त से सीखना शुरू किया था, आप ही बताइए उसमें कुछ डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तो उसने जो सहारा लिया, अपने दोस्त का सहयोग लिया, और उसके बाद उसने ड्राइंग बनाना सीखा। तो जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी सहायता या मार्गदर्शन में करता है, तो वह प्रक्रिया सहारा देना या एस्केप फोल्डिंग कहलाती है। अब एक और पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में अंतर क्या है। तो पियाजे के अनुसार बालक सक्रिय खोज करता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव से सीखता है। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों जस्ट अपोजिट सोचते हैं। पियाजे का कहना है कि नहीं, बच्चे सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, वे खुद से एक्सप्लोर करते हैं अपने परिवेश को, अपने समाज संस्कृति को खुद से एक्सप्लोर करते हैं,
खुद से सीखते हैं, खुद से लर्न करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चे जिस वातावरण में, जिस समाज में, जिस संस्कृति में पलते हैं, बढ़ते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अब दोनों ही बातें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मानी गई हैं और शिक्षा शास्त्र में दोनों ही मनोवैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये कारण है कि हमारे जो सिलेबस होते हैं, पाठ्यक्रम जो हमारा होता है, आप 1 to 8 को देखें, 1 to 8 के पाठ्यक्रम को देखें, जिस प्रकार से किताबों का निर्माण किया गया है, तो उसमें आपको इन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों के प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। बीच बीच में सवाल पूछना, जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हो बीच बीच में सवाल पूछना, वो पियाजे के सिद्धांत को दिखाता है। असेसमेंट लास्ट में करना, वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को दिखाता है। एज ए टीचर जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हो, लेसन प्लान तैयार करके जाते हो, लर्निंग प्लान तैयार करके जाते हो, तो ये लेसन प्लान और लर्निंग प्लान जो है वह वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ही मानते हैं। क्योंकि जब हम लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ बिंदुएं होते हैं, जैसे बच्चों का पूर्व ज्ञान, एक बिंदु होता है ना, बच्चों का पूर्व ज्ञान। जिस विषय को हम, जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं बच्चों को पहले से कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। तो ये नॉलेज आया कहाँ से? उसके समाज से, उसके संस्कृति से, उसके वातावरण के अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसके अंदर वो ज्ञान पहले से मौजूद है जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है बच्चे के ZPD को बढ़ा देना। बच्चे का ज्ञान संकुचित है, छोटा सा है। एज ए टीचर हमारा काम है उसके परिधि को, उसके ZPD को बढ़ा देना। तभी हमारा एक शिक्षक के तौर पर कर्तव्य और लक्ष्य दोनों ही पूरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। लास्ट में थोड़ा सा मैंने थ्योरी ज़्यादा कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। एज ए टीचर आप लोगों को दूर तक जाना है तो इन अनुभवों को सीखना ही पड़ेगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।